नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जेएसएससी हो या एसएससी या रेलवे का प्रतियोगिता परीक्षा, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में विज्ञान विषय का काफी ज्यादा वेटेज रहता है और कटअप को क्लियर करने के लिए इस विषय पे कमांड रहना बहुत जरूरी होता है। कोई भी विषय को हम तब बेहतर तरीके से समझ पाते हैं जब उसे क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ते हैं, और इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर प्रयास है कि विज्ञान विषय का जो रसायन शास्त्र है उसको आप लोगों को 9 अध्याय में क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाए। इसके तहत हम लोग 4 अध्याय से संबंधित टोटल वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। 5वां अध्याय का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और आज हम लोग इसी अध्याय का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो वहां पे देखे थे कि कैसे शुरुआत में कहा जाता था कि पूरा ब्रह्मांड जो होता है वो पंच तत्वों से, ये भारतीय थ्योरी था। इसी तरह से विश्व में भी इस तरह से लोग अलग अलग थ्योरी मानते थे, लेकिन बाद में आपके एंटोनियो लेवाइसियर जैसे वैज्ञानिक आएंगे और बताएंगे पानी एक तत्व नहीं है बल्कि वो यौगिक है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन तत्वों की खोज धीरे धीरे अधिक होती जाएगी और इस तरह से इनका संख्या जो होगा वो बढ़ते जाएगा, और कोई भी चीज का अगर संख्या जो होता है वो बढ़ता है तो उसका अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण। जैसे कि आप लोगों को पिछला वीडियो में भी समझाया गया था कि अगर हमको हिस्ट्री पढ़ना है और अगर मैथ पढ़ना है तो हम लोग इन दोनों सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बांट देंगे। हिस्ट्री को अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे और मैथ को अलग। ऐसा नहीं है कि आपका हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा फिर एक चैप्टर आपका मैथ का। इस तरह से पढ़ने में दुविधा होती है, इसीलिए हम लोग हिस्ट्री को एक अलग सेक्शन के तहत पढ़ते हैं और मैथ को अलग सेक्शन के तहत। इसी तरह से यहाँ पे तत्वों की संख्या जब अधिक हो गई तो उसका अध्ययन करना या एक प्रकार के तत्वों का अध्ययन करना मुश्किल हो गया, तो इसका वर्गीकरण किया गया। इस क्रम में अनेक वैज्ञानिक यहाँ पे आते हैं और अपना योगदान देते हैं। सबसे बड़ा योगदान या एक तरह से कहिए सबसे बड़ा यहाँ पे जो क्रांतिकारी कदम आपको देखने को मिलता है 1869 में मेंडलीफ के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो आवर्त सारणी यहाँ पे देंगे जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के काफी करीब होगा, और इस तरह से यहाँ पे इन्होंने 63 ऐसे तत्व थे जिनको अपने आवर्त सारणी में जगह दिया और उनको एक क्रम में सजाया। बाद में इसी में संशोधन किया गया और परमाणु संख्या के आधार पे 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा एक आवर्त सारणी यहाँ पे दिया जाएगा, और इस तरह से उसी आवर्त सारणी को हम लोग आधुनिक सारणी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हेनरी मोजले जो है आधुनिक आवर्त सारणी को यहाँ पे दिए थे। उसी आवर्त सारणी के बारे में अभी हम लोग उसका क्या विशेषता है उसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये सब सारा तथ्य जो अभी हम बताएं वो पिछला वीडियो में डिटेल से चर्चा किया जा चुका है, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं आवर्त सारणी की विशेषता। आवर्त सारणी की विशेषता को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था कि आवर्त सारणी को 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। एक ग्रुप होता है जो कि ऊपर से नीचे आता है जैसे यहाँ पे आ रहा है, और एक पीरियड होता है जो कि बाएं से दाहिने जाता है। तो 7 पीरियड हम लोग को देखने को मिल जाते हैं और 18 ग्रुप, ये पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे ग्रुप और पीरियड के संदर्भ में ही हम लोग समझेंगे कि क्या विशेषता है। तो सबसे पहला विशेषता यहाँ पे दिया गया है या पहला एक टॉपिक दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत अगर हम सारणी पे नजर डालें तो क्या विशेषता देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि ग्रुप 1 में अगर हम जाएं और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, और इसी तरह से ग्रुप 17 का भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, इस तरह से 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लास्ट जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी सेल में, आपके लास्ट सेल में सभी वर्ग में इक्वल होंगे। जैसे यहाँ ग्रुप 1 था तो इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके नीचे लिथियम के नीचे आएगा सोडियम, सोडियम का भी कितना है लास्ट सेल में 1, पोटेशियम इसका भी लास्ट सेल में और जो इलेक्ट्रॉन है उसका संख्या 1 है, और रुबिडियम में भी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या वो 1 है। उसी तरह से अगर हम ग्रुप 17 का एलिमेंट को अगर हम देखें तो इसमें से इसका लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, और आयोडीन में। तो एक सबसे बड़ा विशेषता हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले तो ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो प्रत्येक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में आपको सेम नंबर ऑफ एलिमेंट देखने को, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे पहला विशेषता है। तो इसी विशेषता के
आधार पे यहाँ पे और भी बहुत सारा विशेषता देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? जो कि रासायनिक संयोजन में इलेक्ट्रॉन जो भाग लेते हैं उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि ग्रुप में, ग्रुप कहने का मतलब क्या हो गया? ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे संयोजकता समान होती है। अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सबका सेम है लास्ट ऑर्बिट में, और जो वैलेंसी होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि लास्ट सेल में जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही उसका वैलेंसी। जैसे यहाँ पे सोडियम था, तो सोडियम में यहाँ पे अगर हम देखें तो शुरू में यहाँ पे 2 रहता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और थर्ड ऑर्बिट में जो रहता है वो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और इसीलिए इसका वैलेंसी जो होता है वो 1 होता है। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वैलेंसी होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ये वैलेंसी कैसे निकाला जाता है ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चूंकि आवर्त सारणी की विशेषता समझ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे इसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन किया जाए यहाँ पे तो 2, 8 और 1 होगा। ये लास्ट सेल में ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह से मैग्नीशियम का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। तो इसको हम करेंगे तो 2, 8 और 2 हो जाएगा। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। तो इसी तरह से एल्युमिनियम का 13 है, यहाँ पे सिलिकॉन 14 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ फॉस्फोरस में यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 5। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं तो ये डोनेट नहीं करते हैं बल्कि ये गेन करते हैं, और इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किए वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। ये सब सारा चर्चा जो है पिछला वीडियो में कर चुके हैं, तो जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा है पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ विशेषता क्या देखना है कि आप देखिए एक पीरियड का अगर हम बात करते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन तक 1, 2 और 3 और 4 तक यहाँ पे इसका वैलेंसी जो होता है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद फास्फोरस से इसका वैलेंसी जो है घटते जाता है, और इस तरह से क्लोरीन में आगे आपका 1 हो जाता है और आगे जाके 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आपका पीरियड और ग्रुप में क्या विशेषता देखने को मिलता है, तो पीरियड में अगर हम ध्यान दें तो पीरियड में 1 से 4 तक बढ़ेगा और 4 से फिर वापस 1 तक घट जाएगा, जबकि ग्रुप में यहाँ पे जो रहता है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट सेल में सबका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या सबका सेम है, तो वैलेंसी भी सेम रहेगा। तो ये दूसरा विशेषता है आवर्त सारणी का। अब हम लोग तीसरा विशेषता समझने का प्रयास करते हैं, परमाणु का आकार। हम लोग देखेंगे परमाणु का आकार जो होता है वो ग्रुप में और पीरियड में बढ़ता है या घटता है। तो ग्रुप हमेशा आप याद रखिएगा ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे दिया जा रहा है, अगर हम एक्चुअल यहाँ पे इसका एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे त्रिज्या इसका देखें तो 1 मीटर बराबर होता है आपका, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इस तरह से एंगस्ट्रॉम में यहाँ त्रिज्या दिया गया है, लिथियम और सोडियम है, पोटेशियम या रुबिडियम है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे हल्का यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो क्या होते जा रहा है? ये त्रिज्या बढ़ते जा रहा है। इसका क्या रीजन है अभी हम लोग इसको समझेंगे। पहले इसको समझिए कि हाँ ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या बढ़ता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि लिथियम है तो इसमें कितने ऑर्बिट बनेंगे? 2 ऑर्बिट बनेंगे, एक 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पे 2 ऑर्बिट बनेंगे। इसी तरह से सोडियम में कितने ऑर्बिट बनेंगे? 3। पोटेशियम में कितने ऑर्बिट बनेंगे? 4। और रुबिडियम में कितने ऑर्बिट बनेंगे? 5। आप समझिए ऑर्बिट अगर यहाँ पे का संख्या यहाँ पे बढ़ेगा तो इसके बीच की त्रिज्या भी क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। और इस तरह से हम कहते हैं जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो त्रिज्या में क्या देखने को मिलता है? वृद्धि देखने को मिलता है। तो इसी तरह से आप ग्रुप 17 का यहाँ पे भी एक उदाहरण ले सकते हैं कि फ्लोरीन है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सेल का संख्या बढ़ते जा रहा है। यहाँ 2 सेल थे, यहाँ पे सेल का संख्या बढ़ के 3 हो गया, यहाँ पे बढ़ के 4 हो गया, और लास्ट में आयोडीन में सेल का संख्या बढ़ के 5 हो गया। तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाए ग्रुप में परमाणु का आकार ऊपर से नीचे बढ़ता है या घटता है, तो इसका आंसर होगा ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पीरियड में क्या होता है, घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पे पीरियड में अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1.54, फिर मैग्नीशियम का 30 और ये घटते ही जा रहा है। तो यहाँ पे घटते जाता है, यानी कि पीरियड में आकार अगर हम बाएं से दाहिने जाएं तो परमाणु का आकार जो होता है वो घटता है। अब रीजन हम देखते हैं कि आखिर क्यों घटता है।
तो इस रीजन को समझने से पहले आप लोगों को एक जवाब देना है। जैसे एक चुंबक है, यहाँ पे दो चुंबक है मान चलिए, एक चुंबक जो है वो छोटा चुंबक है और दूसरा जो चुंबक है वो आपका बड़ा चुंबक है। किसके बीच अट्रैक्शन जो होगा, आकर्षण ज्यादा होगा, छोटा चुंबक के बीच या बड़ा चुंबक की? ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा चुंबक में जो आकर्षण बल होगा वो अधिक होगा, यानी कि चुंबक अगर बड़ा है तो आकर्षण बल भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसी संदर्भ में हम लोग अगर यहाँ पे ये समझे कि सोडियम, जिसका यहाँ पे परमाणु संख्या जो होता है वो कितना है, 11, यहाँ पे 11 दिया गया है, परमाणु संख्या 11। इसका मतलब हम क्या अर्थ निकालें कि यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 11 है। फिर वही बात, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दोनों 11 है, तो आप पिछला वीडियो जो है उसको लगातार देखिए, तो ये सब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल अवस्था में रहता है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो इक्वल होती है, तभी वो न्यूट्रल हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में आ रहा है कि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, एक तरह से अट्रैक्शन होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोटॉन क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहीं पे एक क्लोरीन ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 17 है। इस 17 का मतलब कितना क्या हो गया, प्रोटीन जो है यहाँ पे, प्रोटॉन जो है वो 17 हो गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कितना हो गया, 17 हो गया। आप इसको इसी संदर्भ में समझिए, सोडियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या था, कम था, 11 था, तो इसको हम छोटा चुंबक मान सकते हैं। ये भी छोटा था, मतलब इसको अगर आप प्रोटॉन मानिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों 11-11 थे। अब उसी तरह से आप अगर यहाँ पे इसको क्लोरीन मान ले, तो क्लोरीन का ये प्रोटॉन है और ये जो है इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है 17 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 17 प्रोटॉन। तो यहाँ पे चूंकि इनका संख्या बड़ा है या इनका संख्या अधिक है, इसलिए इनके बीच अट्रैक्शन क्या होगा, अधिक होगा। तो अट्रैक्शन अधिक होगा तो इन दोनों के बीच जो गैप होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच के यहाँ न्यूक्लियस जो है होगा, या न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होगा उसको अपनी ओर यहाँ खींचने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर यहाँ पे खींचे हुए महसूस करेंगे, और जिसके कारण इसका आकार जो होगा वो सिकुड़ता जाएगा। और जबकि यहाँ अट्रैक्शन, यहाँ आकर्षण क्या होगा, आकर्षण यहाँ पे कम होगा, और आकर्षण कम होने के कारण ये जो है इतना ज्यादा अट्रैक्ट इसको नहीं कर पाएगा। तो जिसमें संख्या जिसका ज्यादा रहेगा, यानी प्रोटॉन का संख्या जिसमें जितना ज्यादा रहेगा और इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना ज्यादा रहेगा, वे एक दूसरे को उतना ही ज्यादा मात्रा में अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे जितना ज्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा उसका रेडियस उतना ही छोटा होता जाएगा। आप समझिए, ये आपका लास्ट ऑर्बिट है, इसको अट्रैक्ट अगर हम करें तो ये क्या होगा, लगातार छोटा होते जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पीरियड में जो होता है वो आपका रेडियस जो होता है वो घटते जाएगा। यहाँ पे देखिए सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चाहे आप कोई पीरियड उठा लीजिए, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे सोडियम और क्लोरीन तीसरा पीरियड का, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे भी अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है, 11-11 है। और इस तरह से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें आपका क्लोरीन का या आर्गन का यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ 17 प्रोटॉन है और 17 आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका न्यूक्लियस जो होगा वो लास्ट ऑर्बिट का या लास्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से यहाँ अपनी ओर खींचेंगे, और इसके कारण ये जो होगा इसका आकार जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। आपको बस याद रखना है कि आपको अगर बाएं से दाहिने जाना है पीरियड में, तो आकार जो होता है वो हमेशा छोटा होते जाता है, और इस तरह से आपका ये इसका विशेषता हो जाता है आवर्त सारणी का। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट विशेषता समझने का प्रयास करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऊर्जा या यहाँ पे वर्क हो रहा होगा। तो यहाँ पे वर्क क्या होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी एक एटम है, जैसे मान के चलिए ये नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर है 7। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो 7 है, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 7 है और प्रोटॉन भी यहाँ पे कितने हैं, 7 है। अब मान चलिए लास्ट सेल के जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपको निकालना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ आपको एनर्जी चाहिए। ये जो एनर्जी सोर्स जो आपका हो रहा है इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के तौर पे जानते हैं। जितना एनर्जी आपको निकालने में इसको लगेगा वही एक तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको हम लोग आयनन ऊर्जा के तौर पे यहाँ पे जानते हैं। यहाँ आपको समझना ये है कि जैसे ये आयनन ऊर्जा जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को आप निकालें तो इसको हम लोग E1 के तौर पे मान लें। अब यहाँ पे बाहरी शेल में अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, 1,
2 और 3। तो पहले क्या होता था, 7 प्रोटॉन थे और 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वल मात्रा में होता था। तो एक तरफ से अट्रैक्शन जो था इक्वली यहाँ पे आपका डिवाइडेड था, एक तरफ से प्रोटॉन थे और एक तरफ इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाता है तो यहाँ पे 7 प्रोटॉन होते हैं और ये जो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन को, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो समझिए कि इनके बीच अट्रैक्शन जो होगा वो अधिक होगा या कम होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, पहले 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब 7 प्रोटॉन जो है वो मात्र 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने में आपको और ज्यादा एनर्जी यहाँ पे महसूस होगा या आपको और ज्यादा एनर्जी यहाँ पे लगाना होगा। उसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकल जाता है तो 7 प्रोटॉन और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब बताइए कि यहाँ 7 प्रोटॉन केवल 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किए होंगे, पकड़े हुए हैं या जकड़े हुए हैं। तो इसको और जोर से यहाँ पे, अधिक बल से यहाँ पे इसको पकड़े हुए होंगे, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसका अर्थ आप क्या समझे कि पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी हमको लगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको उससे और ज्यादा एनर्जी लगेगा, और इसी तरह से तीसरा इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालेंगे उसमें और ज्यादा एनर्जी हमको लगने वाला है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझना है आयोनाइजेशन एनर्जी में, जिसको हम लोग E1, E2 और E3 के रूप में अगर हम जानते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में उससे ज्यादा एनर्जी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में और भी ज्यादा एनर्जी का हमको यहाँ पे लगाना पड़ता है। इसका रीजन क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, तो यहाँ प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होते जा रहा है, इसीलिए इसको और अधिक मात्रा में या अधिक बल के साथ उसको अट्रैक्ट करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी था। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है उसका मान बढ़ता है या घटता है पीरियड में। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उसको पीरियड में देखते हैं। तो पीरियड जो होता है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का यहाँ पे मान जो होता है वो बढ़ता है। रीजन क्या है उसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो सीधा सा रीजन है इसका आकार का घटना। आकार का अगर यहाँ पे घटना है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हम लोग देखे थे 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन है और ये जो है यहाँ पे प्रोटॉन है, इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और सोडियम और पोटेशियम, सोडियम के जो यहाँ पे अगर यहाँ पे 11 प्रोटॉन यहाँ पे देखते हैं, 11 यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है ये जो होगा वो कम होगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन जो होगा वो अधिक होगा। अभी हम लोग इससे पहले ही तुरंत अभी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण इसका आकार क्या होता है, घटता है। तो जहां से अट्रैक्शन अधिक है, ज्यादा जोर से इसको खींचे हुए है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वो मुश्किल होता है, और इसीलिए यहाँ पे बोलता है आयनन ऊर्जा यानी एनर्जी जो है आपको यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ सकता है। इसीलिए ये 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो यानी क्लोरीन जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है बल्कि इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसका रीजन यही है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकता, ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लेता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी से इसको क्या किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे हुए हैं। तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो आपके पीरियड में जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। रीजन क्या है कि अट्रैक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ता है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स से उसको बाहर निकालने के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, आयनन ऊर्जा देखिए यहाँ पे लिखा है 5.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गया, 5.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर कितना था, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल यहाँ पे होता है। तो इतना एनर्जी है। तो आपको बस यहाँ ध्यान देना है क्या कि यहाँ पे घट रहा है, आपका लिथियम से रुबिडियम में आता है तो ये क्या होता है, घटता है। रीजन क्या है, तो अब सिंपल से इसका रीजन समझ लीजिए कि सेल का संख्या यहाँ पे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे सोडियम यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। अब यहाँ पे इसका बात करें तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ सेल है। तो फोर्थ सेल में दूरी बढ़ जाएगा, और दूरी बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो यहाँ से इसको निकालना आसान हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग जो है पोटेशियम को आसानी से इसको निकाल सकते हैं, जबकि सोडियम जो है उसके बीच की दूरी क्या है, कम है। दूरी कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसको निकालना के लिए एनर्जी हमको ज्यादा से ज्यादा होगी। इसीलिए आपको सोडियम में ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है और पोटेशियम में आपको कम एनर्जी यहाँ पे देना पड़ता है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप केवल एक ही चीज समझ सकते हैं, पीरियड में अगर बढ़ता है तो ग्रुप में हमेशा उसका उल्टा ही होगा, घटता ही है। ये समझना कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, आराम से आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं धात्विक गुण। धात्विक गुण किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो धात्विक गुण का होता है। तो इस तरह से उसी तरह एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब धातु है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज आपको दिमाग में रखना है। बोलता है ग्रुप में आपको धात्विक गुण बढ़ने लगता है। जैसे ऊपर से आप नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। रीजन क्या है? तो शुरुआत में जैसे नाइट्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बल्कि नहीं, ये देते नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो लेते हैं, तो इसीलिए ये जो हो जाते हैं वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे आप विस्मित तक आ जाइएगा तो ये आपको धातु है। ये जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपके डोनेट करेंगे, क्योंकि धातु जो है क्या करता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहना पड़ता है, तभी जाके वो विद्युत का सुचालक हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर से जैसे नीचे आइएगा तो धात्विक गुण क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ऊपर में आपको अधातु मिलेंगे, उसके बाद आपको उपधातु मिलेंगे, और लास्ट में अंतिम रूप में आपको धातु मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरह से ये ग्रुप का था। पीरियड में क्या होगा? धात्विक गुण घटता है। जैसे अभी हम बताएं कि अगर ग्रुप में जो है अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो आपका पीरियड में है उसका उल्टा कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? घटने लग जाएगा। तो इस तरह से इसका रीजन भी वही चीज है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे धात्विक गुण घटता क्यों है? क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। मैग्नीशियम जो है उसे 12 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से डोनेट करेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा, उसको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे इसका धात्विक गुण जो है सोडियम की तुलना में कम हो जाता है। इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे तो धात्विक गुण इसका घटता जाता है। तो इस तरह से हम लोग धात्विक गुण के बारे में देख लिए। अब हम लोग यहाँ समझते हैं अगला विशेषता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने के परमाणु क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कि कोई भी दो है, जैसे कि मानिए चलिए H2 यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं H2 यहाँ पे, सॉरी इस तरह से है हाइड्रोजन H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाया हुआ है। एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या किए गए हैं? साझेदारी किए गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझेदारी हुआ है वो किधर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, इसको आपको बताया जाता है। तो जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे बढ़ती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसका रीजन क्या है? इसको सीधा से समझिए। यहाँ पे हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि प्रोटॉन यहाँ 17 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 17 है। अब ज्यादा यहाँ पे बड़ा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसके बीच अट्रैक्शन भी क्या होगा? अधिक होगा। अट्रैक्शन अधिक होगा तो ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अपनी ओर यहाँ ज्यादा जोर से यहाँ पे क्या करेंगे? खींचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पीरियड में जो है विद्युत ऋणात्मकता क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कारण बताया गया है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। घटने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आसानी से नाभिकी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो पीरियड में बढ़ती जाती है। इसी को उल्टा अगर हम देखेंगे तो ग्रुप में क्या होगा? घटेगा। इसका रीजन यहाँ पे क्या होगा कि विद्युत ऋणात्मकता जो है यहाँ पे घटती है और आयोडीन का यहाँ पे सबसे कम हो जाता है। रीजन क्या है कि आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने के कारण उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुण भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है कि कोई एलिमेंट है वो कितने आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाता है। जैसे सोडियम हम देखे थे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत आसानी से क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी दे तो अभी भी इसके यहाँ क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस सारे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये चीज बार बार हम लोग देख रहे हैं, आकार बढ़ता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और ये जैसे बड़ा चुंबक होता है उसी तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब बड़ा होता है या संख्या इसका ज्यादा होता है, इसके बीच अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होगा, और जितने आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उतने ही ज्यादा आप पॉजिटिव होंगे, क्योंकि डोनेशन के बाद ही आप पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए सोडियम बहुत आसानी से लूज करता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाता है। और क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन लेता है। इस तरह से यहाँ पे जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो घटती है। रीजन क्या है? अट्रैक्शन। खाली एक बात आप समझ में आ गया
कि प्रोटॉन का संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अगर ये बात को आप समझ लीजिए तो आप बाकी चीज को भी समझ सकते हैं। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, आकार भी छोटा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये सब सारा चीज है। ग्रुप में धनात्मकता में क्या होती है, बढ़ती जाती है। रीजन क्या है कि दूरी बढ़ते जाएगा, दूरी बढ़ते जाएगा तो आप देखिए इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है और ये इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच की दूरी अधिक है। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो जहां से आसान होता है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आसानी से लूज हो जाएगा नीचे ग्रुप में। इसीलिए हम करते हैं जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखे। अभी तक जो भी हम लोग को देखे उसको आप लोग सिंपली याद करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक लाइन में दिया गया है या एक चार्ट बना के दिया गया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, संयोजकता अपरिवर्तित होगा, धात्विक गुण जो होता है वो पीरियड में अगर हम जाएं तो बढ़ता है, अधात्विक गुण जो होता है वो घटता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, ऋणात्मकता घटती है, अपरमाणु का आकार जो होता है वो बढ़ता है। अगर आप इसको केवल याद कर लिए तो ये इसका जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी आवर्त में अपोजिट होते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं लेकिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए इस चीज को आपको बेहतर तरीके देखिए, आप या तो रट सकते हैं या तो समझ सकते हैं, आपको जैसे भी आपको बेहतर लगे। लेकिन समझिएगा तो ये क्या होगा कि किसी भी तरह से अगर प्रश्न को बदल के भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। इसीलिए आपको प्रयास करना है, चीजों को समझना है, क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, अगर अपरिवर्तित है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्यों अपरिवर्तित है। ये चीज अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछे जाएंगे, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ना बहुत बेहतर होता है। चलिए देखते रहिए, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्द ही वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके इस वीडियो को बढ़ाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी से जल्दी ले पाएँ। धन्यवाद।